में जनरली हम डिस्कस करने वाले हैं और ये डिस्कस करने वाले हैं कि विनिर्माण उद्योग क्या होता है। ठीक है, अब बोलोगे मैंने तो बता दिया। यस, ये हमारा वीडियो का पार्ट 1 था जिसको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा पार्ट 2, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं जो मेजर इंडस्ट्री है, लाइक आपका मोटर गाड़ी उद्योग हो गया, उर्वरक उद्योग हो गया, लोह इस्पात उद्योग हो गया, सूती वस्त्र आधारित उद्योग हो गया, रासायनिक उद्योग हो गया। इन उद्योगों पे जनरली हम बात करने वाले हैं। ठीक, ज्यादा ज्ञान की बात नहीं करेंगे, बहुत ज्ञान की बात कर लिए। ठीक, नॉर्मली जो है उसी पे हम फोकस करते चलेंगे। ओके, तो समझते हुए चलना, समझते हुए जनरली बात करना है। और बाकी जो आपके 10th है उसमें जनरली टॉपिक दिया गया है। ठीक है, अभी इतना एक्सप्लोर नहीं किया गया। अगर आपको एक्सप्लोर करना है तो ऑलरेडी वीडियो हमने बनाया हुआ है जिसमें हमने डिस्कस किया कि लोह इस्पात उद्योग क्या है, सूती वस्त्र आधारित उद्योग क्या है। आप हमारे इस चैनल पे जाके देख सकते हैं। ओके, सो जो सबसे पहले मैं डिस्कस करना है, ये डिस्कस करना है मोटर गाड़ी उद्योग क्या है। समझते हुए चलना, बार बार नहीं बताऊंगा। जब हम मोटर गाड़ी उद्योग की बात करते हैं, देश की अर्थव्यवस्था में मोटर गाड़ी उद्योग को क्या है, बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, किसमें योगदान है? अर्थव्यवस्था में, अर्थव्यवस्था में योगदान है। इसके साथ जो मोटर गाड़ी उद्योग है, कई घराने हैं जो बेसिकली मोटर गाड़ी उद्योग में अपने आप को रखते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल टाटा का आपने नाम सुना होगा, महिंद्रा का नाम सुना होगा। इसके साथ जो वर्ल्ड के जैसे जिशांस कंपनी वगैरह हो गई, इनका कंट्रीब्यूशन है हमारे यहाँ पे। अलग अलग चीजों को ये क्या करते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं। ठीक है, ये एक एग्जांपल है मोटर गाड़ी उद्योग का। यानी मोटर गाड़ी उद्योग में आपको जनरली क्या समझना है, ये समझ रहे हैं कि इंडिया के स्तर पर या भारत के स्तर पर मोटर गाड़ी उद्योग का क्या क्या कंट्रीब्यूशन चल रहा है। यानी कि जो देश की अर्थव्यवस्था है उसमें मोटर गाड़ी उद्योग क्या अपना महत्वपूर्ण योगदान निभा रही है। अब मोटर गाड़ी उद्योग में कौन कौन सी चीजें आ जाती है, जिनमें आपका बेसिकली 2 पहिया, आपका 3 पहिया, 4 पहिया और जीप, ये बेसिकली इसमें शामिल है। ठीक है, यानी कि भारत के अंदर 2 पहिया गाड़ियां लाई जा रही है, 3 पहिया लाई जा रही है, 4 व्हीलर जिसे 4 पहिया कहते हैं वो लाई जा रही है। इसके साथ एक और लाया जा रहा है, क्या है, जीप्स लाया जा रहा है। ठीक, जीप्स भी आपको पता है कि जीप्स में कौन सा कंपनी है, तो महिंद्रा है। एंड एक और जो वाहन है वो कौन सी वाहन है, सुरक्षा के उद्देश्य, सुरक्षा वाहन। इसमें आप ले लीजिए सुरक्षा परिवहन। इसका ये विकास क्या इंडिया में जोरों शोरों से हो रहा है। लाइक आप तोप देख सकते हैं, अलग अलग तरीके की, जैसे आप पनडुब्बी देख सकते हैं, जहाजों को देख सकते हैं। तो इसका निर्माण क्या होता जा रहा है, किया जा रहा है। ठीक है, तो जब आप मोटर गाड़ी उद्योग की बात करें तो देश की ओवरऑल इकोनॉमी में या फिर देश के सामाजिक आर्थिक विकास में या राजनीतिक विकास में इसका अपना एक महत्वपूर्ण योगदान है। तो दूसरा हमें बात करना है, ये बात करना है लोह इस्पात उद्योग क्या है। ठीक है, लोह इस्पात उद्योग क्या है, भारी उद्योग है। इसके साथ जो ये इंडस्ट्री है क्या है, आधारभूत उद्योग है। देश की अर्थव्यवस्था एवं मोटर गाड़ी उद्योग के बाद जो सेकंड में डिस्कस करना है लोह इस्पात उद्योग क्या है। ठीक है, लोह इस्पात उद्योग जनरली क्या है, ये एक भारी उद्योग है। भारी उद्योग से मतलब हैवी इंडस्ट्री है। इसके साथ इस उद्योगों के विकास से मतलब क्या है, एक आधारभूत उद्योग का काम कर रहा है। आधारभूत उद्योग का जनरली से मतलब क्या, यानी कि वैसी इंडस्ट्री जो सभी उद्योगों का बेस है। सभी उद्योग के बेस से मेरा क्या मतलब, अगर ये इंडस्ट्री नहीं होगी तो दूसरी इंडस्ट्री नहीं लगाई जा सकती है। ठीक है, इसे हम भारी उद्योग भी कहते हैं एंड इसके साथ हम इसे आधारभूत उद्योग भी कहते हैं। देश की अर्थव्यवस्था में लोह इस्पात उद्योग का बहुत ज्यादा योगदान है। क्यों योगदान है, क्योंकि जितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, जितनी भी सेक्टर्स है, सब लोह इस्पात की वजह से ही चल रहा है। क्योंकि आप कुछ भी देख लो अपने आसपास की चीजें या फिर अपने घर की चीजों को देखो, आयरन उसमें यूज हुआ ही है। उसके बाद आता है कि जो पीटर्सबर्ग था, ठीक है, ये इसे क्या कहा जाता था, एक मुख्य लोह उत्पादक
क्षेत्र कहा जाता था, यानी कि जो आयरन है यहाँ पे बहुत ज्यादा होता था, लोह जो है बहुत ज्यादा होता था, बट प्रेजेंट टाइम में इसे जंग का कटोरा कहते हैं। लाइक क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो लोह का उत्पादन पहले था उसके मुताबिक अब क्या हो गया, कम हो गया। अब बात करते हैं इंडिया के अंदर ये लोह इस्पात उद्योगों ने कैसे डेवलप करता आ गया। वैसे भी आपको पता है टाटा जी के निर्देश में या उनके कंट्रीब्यूशन के कारण यहाँ पे लोह इस्पात उद्योगों का विकास तेज हुआ। एंड जैसे ही उद्योगों का विकास तेज हुआ तो उसको क्या कहा गया, इंडिया के अंदर या दूसरे क्षेत्रों में क्या आ गई, क्रांति टाइप की आ गई, जिससे बेसिकली एक औद्योगिक क्रांति भी आप ले सकते हो इंडिया का। क्योंकि जब यहाँ पे लोह से संबंधित कंटेंट बनने लगे, सामान बनने लगा, तो उद्योगों का जो डिमांड है वो क्या होता गया, ज्यादा होता चला गया। ठीक, तो पहले जिन्होंने इसे एस्टेब्लिश किया था, कहाँ एस्टेब्लिश किया था, साक्षी में एस्टेब्लिश किया, ऑलरेडी मैंने मेंशन कर रखा है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में उसको किस नाम से जाना जाता है, तो जमशेदपुर के नाम से जाना जाता है। ठीक, क्योंकि जेडी टाटा जो थे उनके ही वजह से उसका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। इसके साथ लोह इस्पात उद्योग जो है इसका अलग अलग जगह पे इसका अपना अलग अलग कंट्रीब्यूशन रहा है। ओके, तो पहला डिस्कस किया मोटर गाड़ी उद्योग, दूसरा हमने डिस्कस किया लोह इस्पात उद्योग। लोह इस्पात उद्योग का एक सेपरेट वीडियो हमारे चैनल पे आप देख सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड हमें डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है सूती वस्त्र आधारित उद्योग। ठीक है, दूसरा में जो तीसरा जो हमें डिस्कस करना है सूती वस्त्र आधारित उद्योग। सूती वस्त्र आधारित उद्योग जनरली क्या है, जनरली इसका मीनिंग यही है जिस तरीके से मानव के लिए खाना आवश्यक है, रहने के लिए घर भी आवश्यक है, आपके लिए भी आवश्यक है, उसके साथ मानव के लिए एक वस्त्र भी आवश्यक है, यानी कि कपड़े भी आवश्यक है। तो स्टार्टिंग में जो सूती वस्त्र उद्योग था इसका सिंपली से यही है कि पहले ये उद्योग जिस स्तर पे आज हमें दिख रहा है, बड़े पैमाने पे दिख रहा है, बिल्कुल भी नहीं दिखता था। नॉर्मली जो इसका एक लेवल था वो क्या था, कुटीर उद्योग, जिसमें नेक्स्ट जो फर्स्ट पार्ट है इसका पार्ट, उसमें मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि भाई कुटीर उद्योग क्या होता है। छोटे स्तर के उद्योग होते हैं, छोटे पैमाने के उद्योग बड़े स्तर के होते हैं, बड़े पैमाने के और बड़े स्तर के होते हैं। तो पहले जो ये सूती वस्त्र आधारित उद्योग थे कुटीर उद्योग के रूप में डेवलप था। कुटीर उद्योग से मतलब लोग जैसे चरखा वगैरह पे इसकी जो सूत जैसे होते थे इसकी कटाई वगैरह किया करते थे। धीरे धीरे इसका छोटे पैमाने में तब्दील हुआ, बट कुछ समय के बाद ये किस में डेवलप हो गया, बड़े पैमाने में डेवलप हो गया। बड़े पैमाने से मतलब बड़े हाई लेवल पे इसका काम होने लगा। तो स्टार्टिंग में कैसे था, एक छोटे उद्योगों के रूप में था, बट टाइम टू टाइम एक बड़े उद्योगों के रूप में डेवलप होता गया। इसके साथ देश की आधुनिक विकास में यानी कि मॉडर्न टाइम का जो डेवलपमेंट है उसमें इसका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अगर आप इंडिया रेफरेंस से बात करेंगे कहाँ कहाँ पे ये उद्योग है, तो अहमदाबाद हो गया, आपका सूरत हो गया, पुणे हो गया, चेन्नई हो गया, मैसूर हो गया। उसके साथ आप मुर्शिदाबाद ले सकते हैं, वाराणसी ले सकते हैं। इसके साथ आप कानपुर भी ले सकते हैं, वाराणसी को भी ले सकते हैं। तो ये वे क्षेत्र है जहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग जो है काफी ज्यादा डेवलप हुआ। अब बात करते हैं अहमदाबाद सूरत कहाँ पे है, तो आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। ये आपके गुजरात के अंदर है, पुणे का है तो महाराष्ट्र के अंदर है, चेन्नई आपको पता है तमिलनाडु का कैपिटल है, मैसूर भी वहीं पे है। एंड उसके साथ मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल के अंदर है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो वाराणसी, कानपुर एंड लखनऊ उसके उत्तर प्रदेश में स्टैब्लिश है। तो इससे रिलेटेड आपसे मैप से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सकता है, सूती वस्त्र उद्योग कहाँ कहाँ है, तो आप तैयार रहिए। उसके बाद आता है कि भाई कोई भी उद्योग है यानी सूती वस्त्र उद्योग है, इसको प्रभावित करने वाले जनरली कौन कौन से फैक्टर्स है जो इसको इम्पैक्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था भाई कौन कौन से फैक्टर होने चाहिए किसी उद्योगों को प्रभावित करने में, यानी कोई उद्योग तभी ग्रोथ कर सकता है जब वो फैक्टर रहेंगे, यानी कि एक कंडीशन अच्छा रहेगा तब। तो इसको भी इम्पैक्ट करने में भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक आदि कारकों का अपना योगदान है। तो भौगोलिक कारकों में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि क्या क्या है, क्लाइमेट कैसा होना चाहिए, टेम्परेचर कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो ये था सूती वस्त्र आधारित उद्योग।
अब तो जनरल में डिस्कस करना है, और ये डिस्कस करना है कि उर्वरक उद्योग क्या है। उर्वरक उद्योग में जनरली सुनने वाला है। हरित क्रांति जब हुआ था, हरित क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था, कब स्टार्ट हुआ था कमेंट बॉक्स में बताओ फटाफट, ठीक है। मैं नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे क्या होता है, क्या था ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड कब स्टार्ट हुआ था, ओके। बट ये कमेंट बॉक्स में करो स्टार्ट कब हुआ था ये। तो जो उर्वरक उद्योग है इसका जो मेन विकास है, जो मेन डेवलपमेंट है, वो स्टार्ट कब से हुआ था 1960 से, ठीक है। अब उसकी जो ग्रीन रिवॉल्यूशन उसमें मेन किससे फोकस किया गया था, खरपतवार वगैरह था, कुछ किस्म की बीजें थी, उसके ऊपर बात किया गया था। एंड इसके साथ क्या डेवलप हुआ था, उर्वरक वगैरह भी क्या था लोग ज्यादा यूज कर रहे थे, ठीक है। तो इस उद्योग का जो मेन विकास है तभी से माना जाता है कि उर्वरक उद्योग काफी तेज गति से तभी इसने ग्रोथ किया। इसके साथ अगर आप बात करेंगे ये उद्योग का एस्टेब्लिशमेंट कहाँ कहाँ इंडिया में, तो गुजरात हो गया, आपका तमिलनाडु हो गया, आपका यूपी हो गया, आपका पंजाब हो गया, आपका केरल हो गया। तो इन सब क्षेत्रों पे इसका जो विकास है काफी ज्यादा है। नोटिस कर सकते हो कि वो क्षेत्र जहाँ हरित क्रांति में सफल सिद्ध हुई उसमें वो क्षेत्र भी शामिल है, ठीक। अब जो हमें डिस्कस करना है, डिस्कस करना है रासायनिक उद्योग क्या होते हैं। रासायनिक उद्योग की जब आप बात करते हैं, भारत में इस उद्योगों का जो विकास है काफी तेज गति से हुआ। कहाँ पे, भारत में। दूसरा अगर आप ले सकते हैं, राष्ट्र के जीडीपी में इस उद्योगों का कितना कंट्रीब्यूशन है, 3% का। इसको भी प्रभावित करने में वाले में कौन कौन से कारक शामिल होते हैं, पूंजी, भूमि, बाजार, कच्चा माल, शक्ति के साधन, सस्ते व कुशल श्रमिक, परिवहन व संचार की सुविधा, सहकारी नीति एवं प्रबंधक मंडल, ठीक। इसके साथ जो इस उद्योग का विकास था, पहले लघु उद्योग, मतलब आप जब इस उद्योग को देख सकते हो तो आप एक लघु स्तर पे भी देख सकते हो और आप बृहत स्तर पे भी देख सकते हो। लघु स्तर का मतलब छोटे स्तर पे भी इसका डेवलपमेंट आप देख सकते हो एंड बड़े हाई लेवल पे भी डेवलपमेंट इसका देख सकते हो। इसके साथ इस उद्योग में बेसिकली दो क्षेत्र आते हैं। पहला कौन सा क्षेत्र आता है, कार्बनिक क्षेत्र, और दूसरा कौन सा क्षेत्र आता है, अकार्बनिक क्षेत्र। इस उद्योग का विकास जनरली इन दो क्षेत्रों में हुआ है। पहला कार्बनिक क्षेत्र के कहेंगे, इसमें शामिल होता है, और विश्व का जो है ये 12वां सबसे सुपीरियर स्थान पे इसका स्थान आता है, ठीक। मतलब जब आप विश्व की एशिया की बात करेंगे तो एशिया में इसका कौन सा स्थान है, इस उद्योग का तीसरा स्थान है। जब आप विश्व की बात करेंगे तो इस उद्योग का कौन सा स्थान है, 12वां स्थान है, परसेंट हटा दो, ठीक है। एशिया में तीसरा स्थान एंड विश्व में इसका कौन सा स्थान है, 12वां स्थान है, ठीक है। ये तो हमने डिस्कस किया कि आपको कौन कौन से उद्योग पढ़ने थे, जैसे मैंने डिस्कस किया मोटर गाड़ी उद्योग क्या है, लोह इस्पात उद्योग क्या है, सूती वस्त्र आधारित उद्योग क्या है, उर्वरक उद्योग क्या है, रासायनिक उद्योग क्या है। एक जनरल कॉन्सेप्ट था, ये इतना ही काफी है आपके लिए आपके 10th में। अब हम ये बात करेंगे जब उद्योग लगाए जाते हैं तो उद्योगों से कौन कौन से मेन प्रॉब्लम्स इंक्रीज होते हैं, कौन कौन से प्रॉब्लम इंक्रीज होते हैं आपको ऑलरेडी पता होगा, क्योंकि ये जो बातें हैं ये 6, 7, 8 से डेवलप हो जाता है। एंड जब हम एसएसटी पढ़ रहे होते हैं या कोई भी चीज पढ़ रहे होते हैं तो अब हम अपने ऑब्जर्वेशन से ये पता कर लेते हैं कि जब कोई इंडस्ट्री लगती है तो उसके साथ मेजर्स कौन कौन से प्रॉब्लम्स निकल के आते हैं, चाहे वो ह्यूमन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ जाए या फिर एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ जाए, ओके। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि भाई पर्यावरण इंडस्ट्री लगा दिया गया है, फैक्ट्री लगा दिया गया है, अब पर्यावरण को इससे क्या इम्पैक्ट पहुंच रहा है, ठीक। क्योंकि पर्यावरण जानना बहुत जरूरी है। अब पर्यावरण क्या है ये मैं बताऊंगा नहीं, ऑलरेडी हमारे वीडियो का जो ये है आपके हमारे चैनल पे दिया गया है, ओके। सो सबसे पहले ये डिस्कस करना है कि उद्योगों से पर्यावरण को क्या इम्पैक्ट पहुंचता है। तो उद्योगों का जो पर्यावरण पे सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरीके के प्रभाव पहुंचते हैं। सकारात्मक कैसे, मान लो जो इंडस्ट्री ये एक सस्टेनेबल प्रोसेस से सोच रही है, यानी कि मान लो जैसे दिल्ली के अंदर कई जगह ऐसे है जहाँ पे जो बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स है उसे कई इंडस्ट्री में से क्या किया जा रहा है, डिकम्पोज किया जा रहा है। तो ये तो हमारे लिए ठीक है कि भाई हमारा एनवायरनमेंट सिक्योर हो सकता है, लेकिन कई ऐसे इफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं जिससे हमारा जो एनवायरनमेंट है वो काफी गलत सिचुएशंस में आ जाता है। तो एक इंडस्ट्री की वजह से हमारे पर्यावरण को कौन कौन से प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ता है, तो उसे आप लिख सकते हो। इसमें से मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ एक बॉक्स में, समस्या डाल के लिखता हूँ। सबसे पहला समस्या है जल, वायु, ध्वनि, रोशनी, धूप, स्थल,
जब एक इंडस्ट्री होता है तो उस इंडस्ट्री से इन्वायरमेंट को काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आता है। एक तो मैंने आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट बताया कि कुछ कुछ हमें बेनिफिट्स मिलते हैं इंडस्ट्री के, बट कुछ कुछ इससे क्या होता है हमें नेगेटिव्स भी देखना पड़ता है। क्या क्या नेगेटिव देखने को मिलता है? जनरली जल प्रदूषण हो जाता है, वायु प्रदूषण हो जाता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, रोशनी प्रदूषण होता है, भू प्रदूषण होता है। उसके बाद जो स्थल है उसका विनाश हो जाता है, यानी कि जिस जगह पे इंडस्ट्री लगाए जाते हैं वहां पे कई ट्रीज काट दिए जाते हैं। उसके बाद जो इकोसिस्टम है, ठीक है, या इकोलॉजी उस एरिया की वो खराब हो जाता है। एंड उसके साथ एक और मेजर प्रॉब्लम जो है बायोडाइवर्सिटी, जहाँ की इंडस्ट्री की वजह से बायोडाइवर्सिटी भी डिस्ट्रॉयड होती है, खराब होती है। तो पहले बात करते हैं जल प्रदूषण क्या होता है। जल प्रदूषण जनरली मतलब एक इंडस्ट्री जल प्रदूषण कैसे करती है, क्योंकि जो दिल्ली हो गया या फिर नोएडा हो गया या आसपास के कई इलाके हो गए जहाँ पे, या आपके घर के आसपास भी ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्री होंगे जहाँ पे डाई जैसे काम हो रहे होंगे। डाई से इन द सेंस कि ये कि यहाँ पे कपड़ों की रंगाई हो रही होगी, ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे होंगे, जिसमें बेसिकली आपको क्या देखने को मिलता होगा, जब रंगीन जो पानी वगैरह है कहाँ जा रहा है, वाटर में जा रहा है, तो वाटर में जाके वाटर को पोल्यूट कर रहा है, जिसकी वजह से वाटर की जो बायोडाइवर्सिटी है, वहाँ का जो इकोलॉजी है वो खत्म हो रहा है। दूसरा हो गया आपका स्थल प्रदूषण। स्थल प्रदूषण मतलब जो चमड़ा से संबंधित तो लोग हैं वो अपने जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उसे भूमि में फेंकते हैं, जिससे स्थल प्रदूषण होता है। ध्वनि प्रदूषण, बहुत सारे इंडस्ट्री ऐसे हैं जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम ज्यादा होता है कि जो ध्वनि जैसे साउंड्स वगैरह काफी ज्यादा निकलता है। रोशनी प्रदूषण आजकल जनरली एक बहुत बड़ा प्रदूषण है, क्योंकि आपको पता है रोशनी प्रदूषण क्या है। जैसे कि प्रेजेंट टाइम में हम फोन के टाइम में ज्यादा टाइम रहते हैं या दूसरी चीजों के टाइम ज्यादा रहता है, हमें हेडेक का सामना करना पड़ता है, जैसे हम रोशनी प्रदूषण में ले लेते हैं, जिसे लाइट पॉल्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, तो इंडस्ट्री की वजह से ये भी पॉल्यूशन देखना पड़ता है, क्योंकि कई मेजर इंडस्ट्री ऐसे थे जो बहुत सारे लाइट्स वगैरह लगे होते हैं, जो इंसेक्ट्स वगैरह है या फिर जो बर्ड्स है उसके आसपास नहीं आ पाते, या फिर जो वहाँ काम करने वाले लोग हैं उनमें कई तरीके के प्रॉब्लम्स देखने को मिलता है, तो उसे आप रोशनी प्रदूषण में ले सकते हैं। स्थल का विनाश हो जाता है, लाइक जहाँ पे इंडस्ट्री लगाई जा रही है वहाँ पे कई ज्यादा एरिया को क्या किया जाता है, काटा जाता है। लाइक आप देख सकते हो, लाइक चिपको मूवमेंट्स देख सकते हो, इंडस्ट्री लगाया जाने वाला था या कुछ ऐसा ही है ना, तो जिस वजह से एरिया को काफी डिस्ट्रॉयड किया जा रहा था, बट लोग पेड़ों से चिपक गए। तो एंड उसके बाद बायोडाइवर्सिटी भी खत्म होता है। ये क्या था, पर्यावरण का इम्पैक्ट कहाँ पे, सॉरी इंडस्ट्री का इम्पैक्ट कहाँ, हमारे पर्यावरण पे। अब हम ये बात करेंगे कि हम इसे इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं या फिर हम इसे सुधार कैसे कर सकते हैं। तो सुधार करने का एक मेन फोकस यही है कि आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो मेन कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आज के टाइम में हम डेवलपमेंट बहुत ज्यादा करते जा रहे हैं बट एक सस्टेन डेवलपमेंट हमारे पास नहीं है। तो इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए मतलब इंडस्ट्री को इस तरीके से डेवलप किया जाए जिससे जो हमारा पर्यावरण है वो दूषित ना हो। तो इसके लिए सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है वो सुपीरियर है, जिसमें आप जनरली कर सकते हैं, ट्रीज वगैरह लगा सकते हैं, या फिर चाहे इंडस्ट्री आप लगा रहे हैं वहाँ आसपास ट्री लगा देना। ठीक है, आप जो आप कंपोज, फिर आपने रिड्यूस, यूज, रिसाइकल 3R का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा इंडस्ट्री में, इसको फॉलो कर देना, जिससे क्या होगा जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो डिग्रेडेशन हमें देखने को मिल रहा है वो क्या होगा, कम हो सकता है। इसके साथ जो एक आपने नाम सुना होगा EIA, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, इसको लागू करना है। ओवरऑल तो ये पूरे इंडिया में लागू है कि जहां भी डेवलपमेंट का काम हो रहा है इंडस्ट्री से रिलेटेड, यही लेना पड़ता है हमें कि हमारा जो वर्क है उसे एनवायरनमेंट को कितना ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। तो एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट को सुपीरियर तरीके से लागू करना। एंड सबसे मेन यही है कि लोगों में अवेयरनेस लेके आना कि भाई उनको ये इंपॉर्टेंस बताना है कि भाई जो पर्यावरण है या फिर जो एनवायरनमेंट है उसका क्या हमारे लिए महत्व है। ठीक, जब लोगों में अवेयरनेस रहेगी, अब अवेयरनेस कैसे आ सकता है, फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों वे से आ सकता है। फॉर्मल वेज में आप ऑलरेडी पढ़ते हैं क्लास 5th में, 6th में, 7th में, 8th से लेकर हायर एजुकेशन तक, पर्यावरण अध्ययन, एनवायरमेंटल स्टडी। एंड जो इनफॉर्मल तरीके से कैसे सकता है, घरों के द्वारा या फिर हम जो पूजा पाठ वगैरह कर रहे हैं, इससे हमें पता चल सकता है कि भाई पर्यावरण का क्या अपना अहमियत है। तो इन चीजों को हम इम्प्लीमेंट करके पर्यावरण को ठीक कर सकते हैं एंड जो इंडस्ट्री है उसका भी डेवलपमेंट अपने स्तर पे ठीक तरीके से हो सकता है। तो होप्सो आपको समझ में आया होगा कि इस वीडियो में हमने क्या क्या डिस्कस किया। ये वीडियो पार्ट 2 है, अगेन मैं आपको रिपीट करता हूँ। इस वीडियो में जनरली हमने ये डिस्कस किया कि भाई उद्योग मेजर कौन कौन से इंडस्ट्री हैं एंड इन इंडस्ट्री की वजह से एनवायरमेंट को क्या नुकसान होता है और इन नुकसान को जनरली हम कैसे कम कर सकते हैं, यानी कि हम क्या क्या इंप्लीमेंट कर सकते हैं जिससे जो हमारा जो पर्यावरण है वो इंडस्ट्री में चलता है बट हमारा पर्यावरण ज्यादा डिस्ट्रॉय ना हो, डिग्रेडेड ना हो एंड वो बचा रहे। ठीक, ऑल्सो आपको ये वीडियो में जो चीजें हैं वो समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।